लेक्चर नंबर 2 होवे से हमने कल इंट्रोडक्शन ही किया था इसका कि वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, राइट। चलो आज हम इसको सलटा देंगे बेटा। ये टॉपिक टेस्ट में भी आएगा, उतने ही क्वेश्चंस आएंगे जो अपन ने पढ़े हुए हैं उसी पर आधारित। हम्म 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 होमवर्क जो मैंने दिए हुए हैं वो ट्राई करना, ठीक है। तो मैंने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आपको क्या बताया था कि ऐसी धारा या वोल्टेज जो समय के साथ अपनी दिशा आवर्ती रूप से मतलब एक फिक्स्ड टाइम के बाद बदले, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, धारा का मान समय के साथ बदल रहा है, धारा का मान समय के साथ निरंतर बदल रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो कोई आपसे पूछ ले कि बताओ धारा कितनी, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। जबकि डीसी करंट में क्या होता था, हमने कहा एक प्रतिरोध है हमारे पास 10 ओम का और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई है बेटा, बताइए कितनी, 40 वोल्ट की, 40 वोल्ट की, ठीक है। ऐसे 40 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये डीसी बैटरी है, डीसी बैटरी है, ठीक है। तो हम धारा का मान यहाँ बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। धारा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 बटे आर, आर का मान कितना है, वी अपॉन आर होता है बेटा, वी अपॉन आर, वी का मान कितना है 40, आर का मान कितना है 10। तो आप आई बिल्कुल आसानी से दिन दहाड़े बता दोगे कि सर आई का मान कितना है 4 एम्पियर, आई का मान कितना है बेटा 4 एम्पियर। लेकिन इसी की जगह मैं अगर एक एसी सर्किट ले लेता हूं, एसी सर्किट मतलब एसी वोल्टेज का सोर्स ले लूं, तो इसी सवाल में हमने कहा प्रतिरोध आर बराबर कितना है 10 ओम है, 10 ओम है, और यहां पर जो बैटरी लगाई है वो हमने एसी लगाई है। एसी का संकेत ऐसा होता है बेटा सांप जैसा बदलने वाला, डीसी सीधा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना, ये डीसी बैटरी है और ये एसी बैटरी का संकेत होता है। और हमने कहा यहां पर वी बराबर है कुछ 40 साइन ओमेगा टी, 40 साइन ओमेगा टी। अब हम इस परिपथ में करंट लिखना चाहें तो इस परिपथ में करंट आई इज इक्वल टू, अगेन हम क्या लिखेंगे, वी अपॉन आर लिखेंगे। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 40 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर का मान कितना है 10। तो आई का मान कितना हो गया बेटा 4 साइन ओमेगा टी। अब हम यहां पर आई का मान आपसे पूछे बताओ कितना है, तो आप नहीं बता पाओगे कितना। यहां पर तो ये 4 था, 4 है, 4 ही रहेगा। नियत है धारा का मान, धारा का मान कैसा है बेटा, नियत है, कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। लेकिन ये लगातार बदल रहा है, ये चेंजिंग है, ये लगातार बेटा चेंज हो रहा है, लगातार बदल रहा है। जैसे कभी साइन का वैल्यू अगर 0 हो गया तो धारा कितनी 0, साइन का वैल्यू 1 हो गया तो धारा कितनी 4 एम्पियर। साइन की वैल्यू -1 भी हो सकती है, साइन की वैल्यू अगर -1 हुई तो धारा -4 हुई। साइन की वैल्यू 1/2 हुई तो धारा की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगी। अगर साइन 1/2 हुआ, साइन ओमेगा टी, तो धारा की वैल्यू 2 एम्पियर आएगी। तो यहाँ पर धारा लगातार बदल रही है, धारा यहाँ पर लगातार बदल रही है। ये बात क्लियर है क्या, एक बार थम्स अप हो जाए इस बात पर कि धारा लगातार बदल रही है। यहाँ पर धारा फिक्स्ड है, ठीक है। अब जब चीजें लगातार बदलती हैं, जब चीजें बेटा लगातार बदलती हैं तो हम उनके अलग अलग मान पढ़ते हैं, मतलब हम उनका कौन सा मान पढ़ते हैं, औसत मान पढ़ते हैं। जब कोई चीज लगातार बदल रही होती है तो हम कौन सा मान पढ़ते हैं बेटा, औसत मान, ठीक है, औसत मान। जैसे हमने कहा एक क्रिकेट मैच था, ठीक है, उसमें 300 रन बनी 50 ओवर में, तो 300 रन बनी 50 ओवर में, ठीक है, 50 ओवर में। क्रिकेट सब लोग समझते हैं, इंडिया में क्रिकेट तो सभी समझते ही हैं, ठीक है, इंडिया में क्रिकेट बेटा सभी समझते हैं। चलो क्रिकेट नहीं समझते तो पढ़ाई तो सब समझते हैं। हमने कहा आपके 250 नंबर आए या 300 नंबर आए, 300 मार्क्स आए हैं आपके 6 विषय में, 6 सब्जेक्ट में। तो हमने कहा बताओ आपके नंबर एक सब्जेक्ट में कितने हैं, आपके नंबर एक सब्जेक्ट में कितने हैं, तो आप कहेंगे 300/6, 300/6 बोले तो 50 मार्क्स, तो एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स है। तो क्या जरूरी है आपके हर विषय में 50 नंबर ही हो, हर एक विषय में 50 50 50 50 ही हो? नहीं, 50 क्या है बेटा, ये औसत है, औसत हो सकता है आपका किसी विषय में 50 नंबर हो, किसी में 70 हो, किसी में 30 नंबर हो, किसी विषय में 40 नंबर हो, किसी विषय में 60 नंबर हो, ठीक है। हर विषय में नंबर तो अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। हमने क्या किया, इन सभी को जोड़ा, 120 30 50 40 90, कितना हो गया, एक विषय छोड़ दिया मैंने 50, तो कितना हो गया, सभी को जोड़ा तो 300 आया, 300 आया, फिर इसका औसत लिया तो वो 50 है, 50 क्या औसत। तो जैसे आप अपना परसेंटेज बताते हैं, परसेंटेज जैसे मान लीजिए आपका 80% है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके हर विषय में 80 मार्क्स ही थे, 80 मार्क्स ही थे, किसी में 90 होंगे, किसी में 70 होंगे, किसी में 80 होंगे। हमने इनका औसत निकाला, वो 80 है, ठीक है। तो जब चीजें बदलती हैं लगातार तो हम उनका कौन सा मान पढ़ते हैं बेटा, औसत मान। कौन सा मान पढ़ते हैं बेटा, औसत मान, वेरी गुड। तो यहाँ पर भी हमें धारा का कौन सा मान पढ़ना होगा, माय डियर फ्रेंड, औसत मान, क्योंकि धारा लगातार बदल रही है। तो धारा या वोल्टेज का औसत मान, धारा का औसत मान, औसत मान सीखना। तो किसी भी राशि का औसत मान हम ऐसे लिखते हैं, जैसे धारा है, धारा का औसत मान हम लिखेंगे आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल आई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt, है ना। औसत मान हम ऐसे लिखते हैं, किसी भी चीज का औसत मान लिखें, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, धारा का औसत मान है समय के सापेक्ष, तो धारा इंटीग्रल आई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt, या हम इसको समीशन में लिखें, सिग्मा में, ठीक है, ऐसे चलने दो, समीशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये औसत मान हो गया। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपको धारा दी गई है, धारा दी गई है, माना सवाल है, सवाल यह है कि I इज इक्वल टू कितना दिया गया है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो एक चक्र में धारा का औसत मान, धारा का औसत मान क्या होगा, औसत मान एक चक्र में बेटा धारा का औसत मान क्या कीजिए बेटा। ये जो सवाल है सिर्फ सवाल ही नहीं है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि एक चक्र में धारा का औसत मान क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बोर्ड के लिए भी जरूरी है। तो एक चक्र में धारा का औसत मान हमें ज्ञात करना है, तो इसका सॉल्यूशन बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। तो एक चक्र का मतलब हुआ, एक चक्र का मतलब हुआ बेटा, सर क्या हुआ, एक चक्र का मतलब t बराबर 2π/ओमेगा, t बराबर 2π/ओमेगा। एक चक्कर में कितना समय लगता है बेटा, 2π/ओमेगा। कोई वस्तु अगर कोणीय चाल ओमेगा से घूम रही है तो एक चक्कर में लगा समय 2π/ओमेगा। सर कैसे, हमने कहा देखो समय बराबर हम लिखेंगे कोणीय विस्थापन बटे कोणीय चाल, समय बराबर क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटे कोणीय चाल, कोणीय विस्थापन, ठीक है। अब हम कहें एक चक्कर में कोणीय विस्थापन होता है, हम एक चक्कर का समय निकालना चाहते हैं जिसको कहते हैं आवर्तकाल, एक चक्कर का समय निकालना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं बेटा आवर्तकाल। तो एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना होगा, एक चक्कर में हम कितना घूम जाते हैं सर, 2π से,
डिग्री में बोले तो 360 डिग्री, डिग्री में बोले तो 360 डिग्री, रेडियन में बोले तो 2 पाई रेडियन अपॉन ओमेगा। तो ये एक चक्कर का बेटा समय हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? एक चक्कर का समय। ठीक है ऐसा। तो सॉल्यूशन, तो आई एवरेज की डेफिनेशन क्या है? आई एवरेज की डेफिनेशन है बेटा इंटीग्रल आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी। अब हम लिमिट लगाएंगे एक चक्कर, जीरो से कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी, एक चक्कर में बात की गई है। ठीक है, तो आई एवरेज इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रल आई नॉट साइन ओमेगा टी लिमिट जीरो से लेके कैपिटल टी तक डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी, लिमिट जीरो से लेके कैपिटल टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो आई नॉट तो कांस्टेंट है। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? तो सर साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी साइन का इंटीग्रेशन। और लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से कैपिटल टी का मान है 2 पाई बाय ओमेगा। नीचे क्या बचा? इंटीग्रल डी टी क्या हो जाएगा? टी लिमिट जीरो से 2 पाई बाय ओमेगा आ गया, 2 पाई बाय ओमेगा। अब हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो आई एवरेज इंटीग्रेशन करने में अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। अच्छा अपॉन में बेटा ओमेगा भी आएगा इंटीग्रेशन में। साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी में से ओमेगा बटे में लिखते हैं। ओमेगा किस में लिखेंगे बेटा? बटे में। तो आई एवरेज इज इक्वल टू कितना आ गया? तो माइनस का आई नॉट, माइनस का आई नॉट कॉस, ऊपर वाली लिमिट लगाओ तो ओमेगा टी की जगह ऊपर वाला मान तो 2 पाई बाय ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह नीचे वाला मान, तो टी का नीचे वाला मान कितना है? 0 डिवाइडेड बाय इधर नीचे ओमेगा है और लिमिट लगाएंगे तो ऊपर वाला लिमिट 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0, 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0। तो आई एवरेज का मान कितना आया? आई एवरेज का मान कितना आया? देखो ओमेगा से ओमेगा गया तो ये माइनस का आई नॉट, माइनस का आई नॉट कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई इसका मान कितना हुआ? 0, माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान भी कितना? नहीं, कॉस 2 पाई का मान हुआ बेटा 1, माइनस कॉस 0 का मान कितना हुआ? 1 अपॉन ओमेगा से ओमेगा गया, कितना बचा? 2 पाई। तो बेटा कट कट के कितना आ गया? 0 आ गया। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो आई एवरेज बराबर कितना आ गया? 0। ध्यान देना ये हमेशा नहीं एक कब आया है? एक चक्कर में, एक चक्कर में। आई एवरेज का मान कितना आया? 0 कब? एक चक्कर में, एक चक्कर में इसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, एक चक्कर में इसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। धारा का औसत मान एक चक्कर में। ठीक है, अब जरा सुनना, ये तार है, तार ये कौन है? क्या है बेटा? एक तार है। जरा सुनना ध्यान से कहानी, तार है। अच्छा ये सब लोग समझ गए बेटा? वहां तो सिर्फ इंटीग्रेशन था और शायद आप लोगों ने इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ लिया। जब आप मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ लोगे ना तो आपको ये बहुत आसान चीजें लगेंगी। आप कहोगे कि सर छोड़ दो इंटीग्रेशन, हम खुद कर लेंगे, और मास्टर तुम्हें नहीं आए तो तुम हमसे सीख जाना। थम्स अप खेल जाओ बेटा एक बार, वो तो सीख गए होंगे ना। अब देखो हमने कहा एक तार है और तार में धारा बह रही, धारा कैसी है? एसी, एसी। अब कोई मैथ्स वाला वैज्ञानिक था, मैथ्स वाले भाई साहब थे, उनसे हमने कहा कि बताओ हम इस तार को पकड़े कि नहीं पकड़े, इसमें एसी धारा बह रही है। ध्यान से सुनना। तो मैथ्स वाले भाई साहब ने हमसे कहा कि थोड़ा रुको, हम मान निकाल लेते हैं कि धारा कितनी है, मान निकाल लेते हैं धारा कितनी है। तो मैथ्स वाले भाई साहब ने देखा वो आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो धारा बदल रही है। तो उनको पता है कि जब चीजें बदलती हैं तो हम औसत मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? औसत मान निकाल लेते हैं। तो उन्होंने उसका औसत मान निकाला, औसत मान निकाल के बताया कितना है? 0। औसत मान निकाल के बताया कितना है? 0। धारा कितना? 0। अब उन्होंने हमसे कहा कि हमने मान निकाल लिया है धारा का औसत मान 0 आया। हमने कहा औसत क्यों निकाला? तो उन्होंने कहा अरे बालक तुम्हें इतना भी नहीं पता, जब चीजें बदलती हैं लगातार तो हम औसत मान निकालते हैं, ये बेसिक गणित है। हमने कहा हमने कहा हम नहीं पकड़ रहे, तुम पकड़ो। अब मैथ वाले आदमी को अपने ऊपर बहुत विश्वास, अटूट विश्वास था कि हमने औसत मान निकाला है, 0 आया है, अर्थात धारा 0 है। अब मैथ वाले भाई साहब आए, उन्होंने टप करके तार पकड़ लिया, तो भाई साहब जैसे ही तार पकड़ा धुआं निकलने लग गया। करंट है इसमें, करंट है इसलिए धुआं निकल रहा है, करंट है इसलिए धुआं निकल गया। तो जैसे धुआं निकला हमने फटाया, तार डंडा था मेरे पास, डंडे से मैंने हाथ में मारा तो हट गया से। उन्होंने कहा भाई साहब तुमने बचा लिया। हमने कहा हमारा गणित तो फेल हो गया, तुम तो कहते धारा 0 है और तुम तो निपटने वाले थे। उनका फिर गड़बड़ क्या है? हमने कहा गड़बड़ यहाँ पर ये है कि हर जगह मैथ नहीं लगाई जाती, यहाँ पर फिजिक्स भी है। क्या है? फिजिक्स भी है कि धारा का औसत मान तो 0 है लेकिन धारा का प्रभाव 0 नहीं है। धारा का औसत मान 0 क्यों है? देखो साइन का फंक्शन है, तो साइन बेटा फर्स्ट चतुर्थांश में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। तो हम इसका औसत लेंगे बेटा, औसत लेंगे तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा, औसत आएगा 0। तो औसत धारा तो 0 है लेकिन इसका प्रभाव 0 नहीं है। ऐसे 0 नहीं है कि जैसे हमने कहा धारा I बराबर कहीं है, मान लीजिए प्लस का 4 एम्पियर। तो हम तार को अगर टच करते हैं तो झटका लगेगा। क्या लगेगा बेटा? झटका लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कभी धारा 4 एम्पियर नहीं है, -4 एम्पियर है। अब हम तार को पकड़े तो तार हमको क्या गुदगुदाएगा तार? नहीं, ये भी झटका देगा। तो धारा चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, वो झटका ही देगी। वो क्या करेगी बेटा? झटका ही देगी। तो औसत मान भले 0 है लेकिन प्रभाव 0 नहीं है धारा का, प्रभाव 0 नहीं है धारा, झटका लगेगा। तो अब हम दोनों ने बैठ के, हमने और मैथ्स वाले भाई साहब ने बैठ के डिस्कशन किया, यार हमसे तो ये गलती हो गई, तार पकड़ लिया, बच गए अपन तो, कृपा थी ऊपर वाली की, बच गए। अब दुनिया में किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, इसका कोई सॉल्यूशन निकालो। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया। इसका सॉल्यूशन हम दोनों ने बैठ के निकाला। अपन इसका प्रभावी मान निकालते हैं। क्या करते हैं? धारा का प्रभावी मान निकालते हैं। इन्होंने हमसे पूछा प्रभावी मान क्यों नाम रख रहे हो? हमने इसलिए रखा क्योंकि धारा का प्रभाव 0 नहीं है, झटका अभी भी मार रही है। प्रभाव 0 नहीं है, झटका अभी भी मार रही है, तो प्रभावी मान निकालते हैं। ठीक है, तो हमने मैथ्स वाले साहब की हेल्प ली। मैंने कहा कि प्रभावी मान कैसे निकाला जाए। तो हमने सोचा कि गड़बड़ क्या हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है कि हम जब औसत मान निकाल रहे हैं तो जब मान प्लस का है तब भी झटका है और माइनस का है तब भी झटका है, दोनों मिलकर झटका दे रहे हैं। और एवरेज क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि एक मान प्लस का है, एक मान माइनस का। तो देखो एक टेक्निक निकाली गई, ध्यान से सुनना, एक टेक्निक निकाली गई कि हमने कहा पॉजिटिव है, ठीक बना लेने दो, ये नेगेटिव है ना, इसका वर्ग कर दो। देखो झटका तो -4 भी उतना ही देगा जितना +4 झटका दे रहा था, जितना +4 झटका दे रहा है -4 भी उतना ही झटका देगा। तो हमने कहा कि प्लस तो ठीक है, ये -4 है ना, इसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। तो हमने स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो मैथ वाले भाई साहब ने कहा कि तुमने तो गड़बड़ कर दिया, धारा का स्क्वायर कर दिया, तो धारा ही बदल दी तुमने। तो हमने कहा हम स्क्वायर कर देंगे, फिर रूट भी ले लेंगे, स्क्वायर करके क्या करेंगे? रूट ले लेंगे। तो जैसे
-4 था, -4 था, हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। अब हम इसका रूट ले लेंगे, अब हम क्या करेंगे इसका रूट ले लेंगे, तो 16 का रूट फिर से कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। तो ये -4 भी झटका 4 के बराबर ही दे रही थी, प्रभाव तो उसका उतना ही था, -4 थी, वो झटका 4 के ही बराबर दे रही थी। लेकिन एवरेज निकाल रहे थे तो प्लस 4 -4 कैंसिल हो जा रहे थे, तो हमने क्या टेक्निक अपनाई कि नेगेटिव है ना, स्क्वायर कर दो, पॉजिटिव हो गया। अब स्क्वायर करने पर मान बदल गया, स्क्वायर करने पर मान बदल गया, तो हम रूट ले लो, तो 16 का रूट ले लो तो प्रभाव कितना रहेगा, प्रभाव कितना रहेगा 4। तो अब हम क्या करते हैं, एवरेज मान को छोड़ देंगे, एवरेज मान धोखेबाज मान है, एवरेज मान धोखेबाज मान है, ये भाई साहब निपटने वाले थे, बच गए, धोखेबाज एवरेज मान। तो अब हम क्या बात करते हैं धारा की, अब हम किसकी बात करते हैं, धारा के प्रभावी मान की। मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी कि प्रभावी मान की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर एवरेज मान के सहारे रहे तो एवरेज मान हमें ले डूबेगा, क्या करेगा, ले डूबेगा। अतः हम क्या पढ़ते हैं, धारा का प्रभावी मान, धारा का प्रभावी मान। और इसको बेसिकली अपन ने क्या कहा था, जिसको टेक्निकली क्या कहते हैं, टेक्निकली क्या कहते हैं, क्या, धारा का वर्ग माध्य, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, शॉर्ट में बोल देंगे हम इसको आरएमएस मान, शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे बेटा, आरएमएस मान, आरएमएस मान। तो देखो बेटा चीज नेगेटिव थी तो हमने वर्ग किया, वर्ग किया, अब माध्य क्यों लेना पड़ रहा है, माध्य तो लेना ही पड़ेगा ना, धारा बदल रही है, तो वर्ग करेंगे फिर माध्य ले लेंगे फिर रूट कर देंगे, वर्ग करेंगे माध्य ले लेंगे फिर रूट कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमने वर्ग किया, वर्ग किया और फिर रूट ले लिया, बात तो वही है। बीच में क्या सर माध्य क्यों, उनका माध्य इसलिए चीजें बदल रही हैं, धारा लगातार बदल रही है इसलिए माध्य मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका सूत्र कैसे, तो हम कहेंगे पहले धारा का करो वर्ग, तो आई स्क्वायर, आई स्क्वायर, ठीक है। हम आई आरएमएस का मान लिख रहे हैं, आरएमएस धारा का प्रभावी मान, जिसको क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान। तो हिंदी में जैसा लिखते हैं उसी क्रम में चलो, अंग्रेजी वाले क्रम में नहीं, हिंदी वाले क्रम में। अंग्रेजी में तो पगला होते हैं, पगला, पहले कह रहे हैं रूट, फिर कह रहे हैं मीन, फिर कह रहे हैं स्क्वायर, फिर कह रहे हैं स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है। तो हिंदी से चलो, पहले वर्ग, तो हम क्या करेंगे बेटा, वर्ग करेंगे, फिर माध्य लिया, तो माध्य लेने के लिए dt डिवाइड बाय dt, माध्य ले रहे हैं तो माध्य अपन इंटीग्रेशन से लेते हैं, तो वर्ग किया धारा का, फिर इंटीग्रल dt करके क्या किया, माध्य लिया है, माध्य, और फिर मूल, फिर मूल, समझ गए। हिंदी में पढ़ना, इसी क्रम में हमें काम करना है, वर्ग देन माध्य देन मूल, वर्ग माध्य मूल, ठीक है। तो ये वास्तव में धारा का प्रभावी मान है, लोगों को झटका लगने से बचाने के लिए, झटका लगने से लोगों को बचाने के लिए। तो ये धारा का कौन सा मान आया, आरएमएस मान, ठीक है। अब अपन आओ ज्ञात करते हैं धारा का आरएमएस मान होगा कितना, होगा कितना, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया, सूत्र डायरेक्ट कैसे याद रखना है बेटा, सूत्र डायरेक्ट कैसे याद रखना है सवाल। अब देखो बहुत सारे लोग फैल जाते हैं यार, जैसे इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन में फैल जाते हैं, तो बेटा घबराना मत, अभी गणित में जल्दी आप इंटीग्रेशन पढ़ लोगे। तो अगेन ये भी बेटा आईएमपी है, किसके लिए, बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए। सवाल ये है कि यदि धारा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो तो एक चक्र में धारा का आरएमएस मान कुल बंद दे, आरएमएस मान ज्ञात कीजिए, धारा का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन बेटा हम यहां करेगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं भाई, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, कंफ्यूजन का तो पता नहीं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र को यहां बगल में लिखा हुआ है दैट आई आरएमएस इज इक्वल टू आई स्क्वायर, स्क्वायर देन मीन, स्क्वायर देन मीन, देन मीन इंटीग्रल dt, स्क्वायर लिया मीन लिया और फिर रूट ले लेंगे। तो रूट में अभी हटा दूं, स्क्वायर कर देता हूं, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट हम एंड में लगा लेंगे, रूट हम कब लगा देंगे, एंड में, है ना। इसका रूट ले लो तो स्क्वायर हट जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा भैया, क्या दिक्कत है सर, कौन दिक्कत बनाना है, ओके। तो चलिए अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आई आरएमएस स्क्वायर इस साइड, अब मेरा साथ देना, इंटीग्रेशन हमको थोड़ा कम आता है, आई स्क्वायर, तो ये क्या आई नॉट साइन ओमेगा टी इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इनटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt, एक चक्र में तो 0 से t, 0 से t, 0 से t, ठीक है। अब देखो ये क्या बचा है, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, बेटा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहां पर क्या बचेगा अपने पास, आई आर एम एस का स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर बेटा बाहर आ गया, इंटीग्रल इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिमिट 0 से कैपिटल टी dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt, इंटीग्रल dt लिमिट वही 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। अब यहां पर बेटा हम एक सूत्र लगाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, हां सर होता है ट्रिग्नोमेट्री में सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा होता है। तो हमने कहा साइन स्क्वायर ओमेगा टी है हमारे पास, तो हम इसको लिख लेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ये सर ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो इसको ऐसे। तो बेटा इसको अब मैं इधर लिख लेता हूं, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से t का मान 2 पाई बाय ओमेगा, यस सर 2 पाई बाय ओमेगा, 1 माइनस है ना इसका मान 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, है ना, इधर dt और डिवाइड बाय इंटीग्रल dt कितना हो जाएगा, t हो जाएगा लिमिट 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, लिमिट 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, वही लिमिट यहां पर रहेगी, ठीक है ऐसा। चलिए ना, यहां पर भी लिमिट बेटा वही रहेगी, जगह नहीं है, इधर बना लो ना जगह, जगह लाने के लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा, नहीं बेटा इंग्लैंड तो नहीं जाना पड़ेगा, लो बना लो। अब चलो इसको हम सिंपलीफाई करने अगले पन्ने पर चलते हैं, अगले पन्ने पर चलते हैं। तो आई आर एम एस का स्क्वायर
आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में है बेटा 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, और एक ऊपर से 2 बटे में आ जाएगा, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। अब ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर बचा है आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रल डी टी माइनस इंटीग्रल कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब ये 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, और यहाँ पर भी लिमिट 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से 0 ही आएगा, जैसे हमने पहले साइन का इंटीग्रेशन किया था, साइन का इंटीग्रेशन किया था, ठीक है, तो कितना आया था, 0 आया था एक चक्कर में, इसका मान 0 ही आएगा, ठीक है। याद रखना कि साइन थीटा या कॉस थीटा का इंटीग्रेशन एक चक्कर में 0 होता है, इंटीग्रल साइन थीटा, साइन कुछ भी एंगल हो, साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है, या हम कहें इंटीग्रल कॉस थीटा, याद रखना काम आसान हो जाएगा। वैसे मैं एक बार तो सिद्ध करके बता चुका हूं, एवरेज वाले में सिद्ध करके बता चुका हूं कि एक चक्कर में एवरेज मान साइन का या कॉस का, साइन का या कॉस का कितना होता है, 0 हो जाता है, इसका मान है ना, एक चक्कर में 0 से टी में, 0 से टी में, ठीक है। ये हमेशा कितना आता है, ये हमेशा कितना आता है बेटा, 0 आता है, इसको याद रखना। सर कैसे 0 आ जाता है, देखो हम साइन की बात करें ना, साइन की बात करें, एक चक्कर की बात करें, यहाँ मान पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव, साइन यही करता है, साइन का मान पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव, तो एवरेज कितना आ गया, 0 आ गया, ये नेगेटिव इसको खा गया, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खा गया। कॉस की बात करें तो कॉस का मान यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, तो जितना ये पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो औसत मान कितना आ गया, 0 आ गया। औसत मान कितना आ गया मेरे हीरो, सर 0, कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये भी क्या है बेटा, कॉस है, ये कॉस है, और एक चक्कर में 0 से टी में आवर्तकाल 2 पाई बाय ओमेगा, तो इसका औसत मान, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0 आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0 आएगा। अब बची बात यहाँ की, तो कुछ नहीं सल्टा। तो चलिए अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रल डी टी कितना हो गया, टी हो गया, लिमिट लगाया तो 2 पाई बाय ओमेगा माइनस ओमेगा, है ना, इंटीग्रल डी टी टी में लिमिट 2 पाई बाय ओमेगा से 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। अब फिर से कुछ आपको चमका होगा, यस सर हमको ये चमका है कि इससे ये सल्टा दो, इससे ये सल्टा दो, सर चल गया। तो अब हमारे पास क्या बचा है, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2 बचा, तो आई आर एम एस का मान हमें मिलने जा रहा है आई नॉट बाय रूट 2। आई नॉट क्या होता है बेटा, शिखर मान, आई नॉट को अपन क्या कहते हैं बेटा, पीक वैल्यू, ठीक है। आई नॉट क्या कहलाता है बेटा इसमें, आई नॉट क्या होता है बेटा, धारा का शिखर मान, अधिकतम मान, शिखर मान, अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं इसको पीक वैल्यू या अधिकतम मान भी कह सकते हैं। सर ऐसा क्यों, हमने कहा देखो आई बराबर कितना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी था, या आई बराबर ये भी हो सके, आई बराबर क्या है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब दोनों ही केस में बताओ इसका अधिकतम मान कितना है, इन दोनों केस में आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आई की मैक्सिमम वैल्यू, तो हम कहेंगे साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1, आई नॉट बचा, कॉस ओमेगा टी का अधिकतम मान 1, तो आई नॉट बचा, तो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई नॉट है, जिसको हम कहते हैं पीक मान या शिखर मान। तो आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू, शिखर वैल्यू, धारा का अधिकतम मान, और आई आरएमएस क्या है, धारा का प्रभावी मान, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, होता है आई नॉट बाय रूट 2, आई नॉट बाय रूट 2। तो इसको बेटा याद रखना है, बहुत सवालों में काम आएगा, इसको क्या करना है भाईजान, याद रखना है, नहीं कोई गाना गाएगा कि तुझे याद ना मेरी आई, किसी से क्या कहना। और देखो धारा जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही दिया जाए फलन, धारा का फलन हमेशा ऐसे दिया जाए, कुछ भी फलन दिया जाए, जो भी फलन दिया जाए, आई का मान रखो, इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द आंसर, इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द आंसर, समझ गए बेटा बात। दीक्षा कुमारी बेटा मजा आना ही चाहिए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखो एक एग्जांपल, यदि आई बराबर इतना एम्पियर है तो टी बराबर 2 से 4 सेकंड में औसत मान एवं वर्ग माध्य मूल मान की गणना कीजिए। आपको तो बस फंडे क्लियर होने चाहिए, फिर आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। इस दुनिया में कितना भी बड़ा राक्षस हो, कितनी भी बड़ी टुड़ैल हो, कोई भी हो, कितनी भी शक्तियां उसके पास में, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता अगर आपके फंडे क्लियर है। तो आइए बात करते हैं फंडों की। तो अब देखो इन्होंने धारा ऐसे दे दी कि धारा ये है, हमने कहा ये एसी है, उन्होंने कहा एसी हो, देसी हो, विदेशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कह रहे हैं ना धारा ये है, धारा ये है, इसका औसत और इसका आरएमएस मान निकालो इस समय अंतराल में, आवर्तकाल में भी नहीं पूछा है, एक चक्कर में भी नहीं पूछा, इस समय में बोला है कि आवर्ती फलन है भी नहीं। हमने कहा ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे। तो देखो सोल्यूशन, तो पहले हम आई एवरेज, हमें तो आई एवरेज का सूत्र पता है ना, आई एवरेज का सूत्र होता है इंटीग्रल आई dt डिवाइड बाय इंटीग्रल dt, समय जो दिया वो लिमिट लगा देंगे। तो आई एवरेज इज इक्वल टू, मान कितना दिया गया 2 रूट टी का मतलब इसकी घात 1/2 इंटू dt, ये हमने सिर्फ आई का मान रखा है बरखुरदार, ये हमने क्या किया आई का मान रखा है अपॉन इंटीग्रल dt। लिमिट नहीं लगाओगे कामियां, लिमिट नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे बिल्कुल लगाएंगे। तो लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक, तो 2 से 4, लिमिट उधर नहीं नीचे लगाओ, नीचे इधर, लिमिट 2 से लेके 4 तक समय में, यहाँ पर भी लिमिट 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन से डरते हो क्या, सर बिल्कुल नहीं डरते, पहले बचपन में हमको बहुत डर लगता था इंटीग्रेशन से, फिर हम बड़े हो गए, 2 कांस्टेंट टी की घात 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, टी की घात 3/2, लिमिट 2 से लेके 4 तक डिवाइड बाय इंटीग्रल dt कितना हो गया टी, लिमिट 2 से लेके 4 तक, लिमिट 2 से लेके 4 तक। अब इसको लेके हम यहाँ चलते हैं, तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2, पहले टी की जगह ऊपर वाला मान, तो 4 की घात 3/2, 4 की घात 3/2 माइनस नीचे वाला लिमिट विच इज 2, तो 2 की घात 3/2, मास्टर एक चीज छोड़ दिया, नीचे 3/2 भी आएगा, समाकलन में नीचे 3/2 भी आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे लिमिट लगाओगे तो ऊपर वाला लिमिट कितना 4, नीचे वाला लिमिट कितना है 2, और 3/2 था तो 3 इधर होगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 कहां चला गया बेटा, ऊपर चला गया,
3/2 था, इंटीग्रेशन का 3/2, एक्स की घात n का इंटीग्रेशन एक्स की घात n+1/n+1, घात कितनी थी 1/2 थी। अगर किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन है, दिक्कत हो सकती है तो इंटीग्रेशन में हो सकती है, वो आप सीख जाओगे आगे जाके, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, तो बस आप इसका मान हल कर लेना, हल करके मैं बताऊं क्या, सर हम कर लेंगे, सर हम कर लेंगे। ऊपर कितना आ गया 2 दूनी 4, नीचे कितना आया 4 6, कितना आया 6, और यहाँ से बेसिकली ये 2 की घात 3 बचा माइनस √2 की घात 3, √2 की घात 3, ऐसे कुछ कुछ वैल्यू आ जाएगी। मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, आप एक बार बस वो चेक कर लो। इज इट क्लियर? क्लियर दोस्त, चलिए एक पार्ट हुआ। अब दूसरा हम मान निकालते हैं आरएमएस मान। दूसरा हम क्या करते हैं आरएमएस मान, आरएमएस मान, ठीक है, जो भी आ जाए सॉल्व करके बेटा, जो भी आ जाए। आई आर एम एस, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर देन मीन, स्क्वायर देन मीन अपॉन इंटीग्रल dt, फिर इसका रूट, ये आरएमएस हो गया। तो हम तो क्या करते हैं, इधर स्क्वायर कर देते हैं, रूट का लफड़ा खत्म, इधर स्क्वायर किया तो इधर से क्या बचेगा, इंटीग्रल आई स्क्वायर, आई कितना है 2√t, 2√t इसका स्क्वायर इनटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt। मास्टर लिमिट पुट करने कौन आएगा, हमने कहा हम ही करेंगे, 2 से लेके 4, 2 से लेके 4 तक। आई आरएमएस का स्क्वायर, आई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर किया तो इधर बाहर आ गया 4, तो 2 का स्क्वायर 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, टी का इंटीग्रेशन सॉरी √t का इंटीग्रेशन सॉरी स्क्वायर कितना हो जाएगा, √t का स्क्वायर टी dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt, 2 से 4, 2 से 4, टन 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 टारा। चलो इंटीग्रेशन करने के लिए अपने यहाँ चलते हैं, आई आर एम एस इसका स्क्वायर, तो 4 कांस्टेंट लिमिट पुट करो, तो 4 इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा t²/2, ऐसा तेरी t² डिवाइड बाय 2 लिमिट 2 से लेके 4 तक, और यहाँ नीचे इंटीग्रल dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t लिमिट 2 से लेके 4 तक। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 बचा ऊपर और लिमिट पुट करोगे तो 4 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना बचा है बेटा, 2 बचा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया 4 माइनस 2 से, तो 16, 16 माइनस 4, तो 16 माइनस 4, पहले 16 लाइन खींचो, उसमें से 4 लाइन मिटा दो, तो 12 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। यही फॉर्मूला करंट के लिए है, यही फॉर्मूला वोल्टेज के लिए। तो अच्छा 12 एम्पियर आंसर नहीं आया दोस्त, ये आई स्क्वायर की वैल्यू आई है, आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 12, आई आर एम एस इज इक्वल टू √12, तो 2√3 एम्पियर, 2√3 एम्पियर। इज इट क्लियर? यस, इट्स टू इजी, इट्स टू इजी, नॉट ओनली टू इजी, इट्स 3 इजी, 3 इजी। सवाल देखो, 50 हर्ट्ज की प्रतिवर्ती धारा के लिए शून्य से वर्ग माध्य मूल तक जाने में लगा समय, ठीक है, ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। आवृत्ति f बराबर कितना दिया है, 5 की बिंदी 50 हर्ट्ज, ये किस लिए दिया था कि आप ओमेगा दिन धारी उठवा सको, ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, अगर जरूरत पड़ी तो ओमेगा का मान कितना, 2π, f का मान कितना है 5 की बिंदी 50, ओमेगा बराबर कितना आ गया 100π, ओमेगा बराबर कितना आ गया 100π, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज की प्रतिवर्ती धारा के लिए शून्य से वर्ग माध्य मूल जाने में लगा समय ज्ञात करो। अगर आपको धारा दी नहीं गई है तो धारा बाय डिफॉल्ट आप मान लेंगे I बराबर I0 sin ओमेगा t, ये वाला फलन मान लेंगे, है ना, कि धारा क्या है, तो बेटा जो साइनसोइडल धारा होती है, सर आपको मैं देखता हूं, संदीप पटेल कहां देखते हो बेटा, मुझे नहीं, बोर्ड देखो बोर्ड, है ना, सचिन सर की तरह नजरें स्क्रीन पर, कहां नजरें स्क्रीन पर, हाँ नजरें स्क्रीन पर नहीं होंगी बेटा तो सुटाई हो जाएगी। चलिए अब ये क्या कह रहे हैं, धारा का मान शून्य से वर्ग माध्य मूल तक होने में लगा समय। अगर चलो मैं इसको ग्राफ से बताने की कोशिश करता हूँ, वास्तव में पूछ क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, वैसे तो चलो बाद में ग्राफ से देखेंगे। हमने कहा प्रारंभ में I बराबर कितना 0, ठीक है, ये इनिशियल करंट, और I फाइनल क्या कह रहे हैं, ये फाइनल कह रहे हैं वर्ग माध्य मूल, बोले तो IRMS तक जाना है, IRMS तक जाना है, इसका मतलब हमें I0/√2 तक जाना है, I0/√2। तो धारा का फलन हमारे पास है ना सर, है, धारा का फलन क्या है, तो हमने कहा I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, तो I0/√2 मान कराना है, I0/√2 इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा, मान लीजिए समय कितना लग रहा है, t1 समय लग रहा है, I0 से I0 बाबा टिल्लू, तो 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू sin ओमेगा इंटू t1, इसको हम लिख सकते हैं sin π/4, sin π/4 इज इक्वल टू sin ओमेगा t1। इसको इधर लेके आ जाओ भाई साहब, थोड़ा सा इसको इधर लेके आ जाओ, तो π/4 इज इक्वल टू ओमेगा t1, तो t1 का मान कितना आ गया, t1 का मान आ गया π/4 ओमेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं π/4 ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा तो हर मान कितना है रे 100π, नहीं पाई से पाई बाबा टिल्लू हो गया, तो t1 का मान कितना होगा, t1 का मान होगा 1/400, 1/400 सेकंड। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। कठिन बात बिल्कुल ना है, कठिन बात बिल्कुल ना है, ठीक है, घनी आसान बात से, घनी आसान बात से। अच्छा अब देखो, अगर हम ग्राफ से इसका मतलब समझें कि मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं, तो हमने धारा कौन सी ली गई है, साइन वाली ना। कई बार सवालों में देखना मेरा चक्कर पड़ जाता है कि धारा का फलन साइन वाला है कॉस वाला, सवाल में दिया होता है कि धारा I बराबर I0 sin ओमेगा t है या धारा I बराबर I0 cos ओमेगा t है, इन जनरली सवाल में बताया होता है। अगर नहीं दिए तो हम बाई डिफॉल्ट I बराबर I0 sin ओमेगा t लेके चलेंगे, ठीक है। टेढ़े हो तुम, टेढ़े, डायग्राम अच्छा होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो हमने कहा देखो इसका ग्राफ साइन का हम बनाते हैं, साइन ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, तो यहाँ पर I बराबर कितना है 0 है, थोड़ा सा और ऊंचा ग्राफ बनाना है, एक ऊंचा लंबा कर दे दूं, जैसे हम ग्राफ बना रहे हैं ऊंचा, तो हमने ऊंचा ग्राफ बनाया, और ये धारा का शिखर मान, ये धारा का बेटा अधिकतम मान होता है, धारा का ही आरएमएस नहीं, धारा का ही अधिकतम मान होता है, ये तो धारा का अधिकतम मान है, विच इज I0, विच इज I0, धारा का अधिकतम मान। अब ये कह रहे हैं धारा का शिखर मान, सॉरी आरएमएस मान, तो आरएमएस मान यहाँ कहीं आएगा, आरएमएस मान यहाँ होगा कहीं I0/√2, समझ गए, यहाँ पर कितना मान होगा I0/√2, ठीक है। तो यहाँ पर मान 0 है धारा का, और यहाँ पर इस समय पर, ठीक है, तो इस समय को हमने पगलू इस समय को हमने क्या माना है t1,
इस समय को हमने क्या माना है t1। देखो यहाँ पर मान 0, यहाँ पर I0/√2, यहाँ 0, यहाँ पर I0/√2। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा वो हमें ज्ञात करना था। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा इसको हमें ज्ञात करना था। इसको हमने t1 माना था, t1 माना। बरोबर, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई कहता कि सर यहाँ से अच्छा, अब हम इसी सवाल में अगर पूछ लेते हैं कि धारा का मान RMS से शिखर जाने में कितना मान लगेगा, कितना समय लगेगा ना। पिछले सवाल में धारा का मान RMS से शिखर तक जाने में कितना समय लगेगा, बेटा ग्राफ से हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ग्राफ की सहायता से। देखो हमें ये पता है यहां तक जाने में कितना समय लगा। साइन का ग्राफ है, आवर्तकाल कितना है t, आवर्तकाल टाइम पीरियड हमने कितना माना हुआ है बेटा t, कितना t। तो देखो बेटा यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, कोई कमेंट में बताएगा। अगर आवर्तकाल कुल एक चक्कर का समय कैपिटल T है, एक चक्कर का समय कैपिटल T है, तो यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे यहां से जाने में समय लगेगा t/4। एक चौथाई चक्कर हो गया ना बच्चा, एक चौथाई। यहां तक कितना समय लगेगा t/2। ओ माय गॉड, हम कहें यहां तक कितना समय लगेगा, तो एक तिहाई चक्कर 3t/4, यहां तक एक चक्कर पूरा। क्या t/2 लिख रहे हो, तगलू हो क्या? t के पदों में बता दो। यस t/4 समझ गए ना। यहां से यहां तक एक चौथाई चक्कर, ठीक है, ये आधा चक्कर t/2, ये एक तिहाई चक्कर 3t/4 और ये पूरा चक्कर t, पूरा चक्कर t। तो अब मुझे ये वाला समय निकाल के बता दो। सवाल में क्या पूछा गया है कि शिखर मान से, सवाल में पूछा गया है RMS मान से शिखर मान तक का समय। सवाल में ये वाला समय पूछा गया है कि RMS मान से शिखर मान तक का समय, RMS मान से शिखर मान तक का समय लिख के बता सकते हो कितना, कैलकुलेट नहीं करना, बस t के पदों में लिख के बता दो, t के पदों में लिख के बता दो कोई। तो इसका मैं सीधा आंसर लिखूंगा, तेरा भाई क्या करेगा, इसका सीधा आंसर लिखेगा। अरे जल्दी बोलो सर। आप चंपक चाचा, स्नेहा हमको कह रहे सर आप चंपक, बेटा आप चंपक चाची, हमको चंपक, हम साधु आदमी, हमको चंपक चाचा का, हम तुम्हारा नाम रख देंगे चंपक चाची। पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मम्मी। आंसर आ गया बेटा, ये क्लियर, ये क्लियर। t1 का मान हमें पता है, सभी का मान हमें पता है। सर हमें कैपिटल T नहीं पता, हमने कहा पगले, कौन कह रहा है कैपिटल T नहीं पता? कैपिटल T को हम कहेंगे 2π/ω, 2π/ω, t इज इक्वल टू 2π, ओमेगा का मान है 100π, पाई से पाई बटे लू, तो t का मान कितना हो गया 1/50, 1/50 सेकंड। तो अगर आप t2 कैलकुलेट करना चाहो तो 1/50, संख्यात्मक रूप से कैलकुलेट करना चाहो तो t2 इज इक्वल टू t/4, तो 1/50, 1/50/4 माइनस 1/400। कैलकुलेट कर लेना जो भी है, कैलकुलेट करना आपको आता है। यू गाइस आर ग्रेट, यू गाइस आर ग्रेट, यू गाइस आर इंटेलिजेंट। ओके, अच्छा अब देखो IRMS लिखने का और तरीका, ग्राफ से औसत धारा, ग्राफ से औसत धारा वो जानिए। हाँ तो देखो आई एवरेज मेरे गांव में ऐसा लिखा जाता है दैट आई एवरेज इक्वल टू मास्टर इंटीग्रल I dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt, ऐसा लिखा जाता है ना बेटा मेरे गांव में। और अगर आपका भी गांव इसी गोले पर है, आपका ही गांव इसी गोले पर है, गुड बेटा गुड महेश, दिस इज द स्पिरिट। ऐसे कमर पर हाथ चंपक चाचा जैसे रखते हैं बेटा। अब मेरी उम्र भी चंपक चाचा से 2 साल ही कम होगी, 2 साल ही कम होगी। मेरे बाल झड़ चुके हैं, ये तो मैं बिग पहनता हूँ, और दाढ़ी तो उनसे भी ज्यादा सफेद है। चलिए तो अब सोचना जरा, मेरा साथ देना। हमने कहा कि हमने ई ग्राफ बनाया, ई का बनाया ग्राफ आई और टी के बीच में, आई और टी के बीच में। तो जरा इसका एरिया लिख के बताओ, इस ग्राफ का एरिया लिख के बताओ, इस ग्राफ का एरिया लिख के। आपने कहा सर एरिया हम बचपन से ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल y इंटू dx, y इंटू dx। हम कहा यहाँ पर बताओ एरिया क्या लिखोगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर एरिया हम लिखेंगे इंटीग्रल y की जगह क्या है i, y की जगह कितना है i, और x की जगह क्या है t। हम कहेंगे ओ माय गॉड, इंटीग्रल I dt को वी कैन राइट एरिया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द एरिया ऑफ IT ग्राफ। एरिया किसी भी ग्राफ का नहीं, I वर्सेस T ग्राफ का। जैसे अगर हमारे पास I वर्सेस T का ग्राफ हो तो इसका एरिया इंटीग्रल I dt होता है। हमें पता ही नहीं था, ये आज पता चला। तो I एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया डिवाइड बाय इंटीग्रल dt का हो गया समय, इंटीग्रल dt क्या हो गया t, इंटीग्रल dt क्या हो गया t, क्या है बता दो इस तरीके से। सर एप्लीकेशन सर, इसके सर आप लिख देखो, एक आवर्ती विभव तरंग प्रदर्शित है, तरंग रूप की आवृत्ति, मतलब इस तरंग की हमें आवृत्ति बतानी है और औसत मान बताना है। औसत मान देखो, जो कॉन्सेप्ट हम धारा के लिए पढ़ रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट विभव के लिए। कोई कहे सर औसत विभव निकालना आपने नहीं बताया, हमने कहा पगले इंटीग्रल जहां t लिख रहे थे वहां भी लिख दो। उनका विभव का RMS मान, RMS उनका शिखर मान अपॉन √2, शिखर मान अपॉन √2, वही सारी चीज सेम रहेंगी। भाई पूछ रहे हैं कॉपी में कॉन्सेप्ट लिखे हैं, क्वेश्चन भी। बेटा पी वाई क्यू छोड़ के सारे क्वेश्चन लिखने हैं कॉपी में। स्पेशली जो मैं क्वेश्चन ना थ्योरी के साथ कराता हूँ, कभी मान लीजिए पी वाई क्यू नहीं है लेकिन वैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ अलग से प्रैक्टिस के लिए, वो नहीं लिखना। लेकिन थ्योरी उसके साथ कॉन्सेप्ट, थ्योरी कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी उसके साथ क्वेश्चन, थ्योरी उसके साथ क्वेश्चन, ये लिखने हैं। जैसे मैंने लास्ट पेज पर थ्योरी समझाई कि आई एवरेज को हम एरिया से भी निकाल सकते हैं। अब ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है तो ये लिखना है, ठीक है। और दूसरी चीज अंश, अब सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया पूरा, अपने 70% चीजें पढ़ ली। तुम्हें अब याद आ रहा है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अगले ओहो निराट पगले आदमी आओ। तो तरंग रूप की आवृत्ति, तो आवृत्ति के लिए हमको क्या निकालना होगा, आवर्तकाल। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन आवर्तकाल। एंड व्हाट इज आवर्तकाल, हमने कहा एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय। तो देखो एक चक्कर का कंप्लीट हो गया, यहां से यहां गए, जो एक चक्कर हो गया, देखो फिर वहीं से शुरू हो गया, फिर एक चक्कर हो गया, फिर हम आगे गए, फिर एक चक्कर, समझ गए। मैंने अभी 3 चक्कर बना दिए, यहां से यहां तक एक चक्कर, फिर वहीं से वैल्यू शुरू हो गई।
0 से 10, फिर 0 से 10, फिर 0 से 10, तो एक चक्कर कितना है, समझ गया ना, यहां से लेके यहां तक एक चक्कर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, एक चक्कर। क्यों पड़े हो टक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, ये एक चक्कर हो गया। क्या हो गया बेटा, एक चक्कर हो गया, सही कह रहे हो। तो एक चक्कर का समय, इस समय ध्यान देना मिली सेकंड्स में, समय किसमें, मिली सेकंड में। तो एफ इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है 100 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड, 10 टू द पावर -3 सेकंड्स। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू कितना आया, 1 अपॉन 10 टू द पावर -1 सेकंड्स। आवृत्ति 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 ये सेकंड्स में, तो 1 अपॉन सेकंड क्या हो जाता है बेटा, आवृत्ति हर्ट्ज में। ये 1 अपॉन सेकंड है तो आवृत्ति कितने में हो जाएगी हर्ट्ज में, तो एफ इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज। आवृत्ति कितनी आ गई, 10 हर्ट्ज आ गई। ठीक है, ओके मास्टर। अब हमें निकालना है औसत मान एक चक्कर में। अब देखो औसत मान अगर कभी पूछ जाए और ये नहीं बताया जाए कि कितने टाइम में औसत मान निकालना है, कितने टाइम में औसत मान, जैसे यहाँ पर सिर्फ लिख दिया औसत मान, अब औसत मान भैया कितने टाइम में, अलग अलग टाइम में अलग अलग आएगा ना, तो औसत मान का कभी समय नहीं लिखा तो समझ लेना एक चक्कर में, एक चक्कर में, एक चक्कर में औसत मान। तो ग्राफ दिया है, क्या दिया है, ग्राफ दिया है, तो हमने कहा देखो हम क्या करेंगे, ग्राफ दिया ना, तो हम वी एवरेज, वी एवरेज, वी एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एरिया बटे समय। लास्ट पेज पर ही तो हमने सीखा है कि एवरेज मान हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया बटे कुल समय। तो व्हाट इज द एरिया इन दिस पर्टिकुलर केस, एरिया त्रिभुज है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 10 टू दी पावर -1, ऊंचाई कितनी है बेटा 2, ऊंचाई कितनी 2 बटे कुल समय कितना है, कुल समय कितना है 10 टू दी पावर -1 सेकंड। सर ये क्या बला है, ये तो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, हमने कहा गड़बड़ हमने कुछ नहीं किया, गड़बड़ हमने कुछ नहीं किया, हम अभी बता देगा। चलो पहले तो इससे इसको सल्टाओ, इससे इसको हटाओ, कितना बचा 5 बचा, तो जो वी एवरेज आया उसका मान कितना आ गया 5 वोल्ट, वी एवरेज कितना आ गया बेटा 5 वोल्ट। ओ माय गॉड मास्टर तुम बहुत तेज चल रहा है मास्टर, ये भी निकाल दिया, हमने कहा कहीं नहीं निकालेंगे। कैसा देखो बेटा, एक चक्कर का जो समय है वो आवर्तकाल हम कह रहे हैं, और आवर्तकाल का मान बेसिकली 100 मिली सेकंड है, 100 मिली सेकंड का मतलब हो गया 100 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो ये हो गया बेसिकली 10 टू दी पावर -1 सेकंड। ठीक है, तो हम इस समय की बात करें, मतलब ये जो समय है बेसिकली ये कितना है 10 टू दी पावर -1 सेकंड ना, उसी की जगह मैंने 10 टू दी पावर -1 नीचे लिखा, वही ऊपर लिखा है, वही ऊपर लिखा है। आई होप आपको क्लियर होगा, ये वैल्यू 10 टू दी पावर -1 सेकंड है। ये बात तो ठीक है, नॉर्मल है। अब कोई आपसे कह देता कि हिम्मत है तो वीआरएमएस निकाल के दिखाओ, हिम्मत है तो वीआरएमएस निकाल के दिखाओ, तो हम जाने। कोई सुझाव कोई सजेशन हमको नहीं आ रहा है भैया वीआरएमएस निकालना, मैं अनपढ़ गवार भट्ट गवार गौदुआ हूं, मैं गौदुआ, आप बताओ क्या होना चाहिए। अच्छा देखो ये हमको लगता है ये, और इसके बाद अगला अध्याय, इसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आपका लगभग पीछा छूट जाएगा, लगभग पीछा छूट जाएगा, और मैथ्स में आप शायद 1-2 सप्ताह में ही इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे। तो जैसे आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा फिजिक्स में उससे नाता छूट जाएगा। अगला टॉपिक हमारा ऑप्टिक्स होगा, वेव ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, वहां पर हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जरूरत शायद ही पड़ी है, बहुत कम पड़ती है। वी नॉट बाय रूट हमेशा इतना थोड़ी ना आएगा, सर रूट 5 लगा दो, अरे ऐसे थोड़ी ना भाई, परिभाषा ये वी एवरेज है बेटा, वोल्टेज दिया है सवाल में, अगर धारा दी जाती तो आई एवरेज लिखते, वोल्टेज दिया तो वी एवरेज लिखेंगे। कैसी बातें कर रहे हो, एक बालक हमसे पूछ रहा है कि सर ये आई एवरेज होगा, अरे नहीं भैया, अगर ये धारा दी होती तो धारा एवरेज होती, अगर ये वोल्टेज है तो वोल्टेज एवरेज है, अगर इस ग्राफ पर इस एक्सिस पर आलिया भट्ट होती तो ये आलिया भट्ट की एवरेज वैल्यू होती। चलिए आइए तो मैं बताता हूं, अब हमने कहा देखो ग्राफ को समीकरण लिखो ना, हम सवाल ये है, सवाल ये है बेटा अपना, लास्ट प्रश्न में वीआरएमएस, वी दत्त देवी की वीआरएमएस भी कुड़ू बंद थे, कुड़ू बंद थे, तो देखो भैया एरिया वेरिया से तो काम चलेगा नहीं वीआरएमएस में, एरिया वेरिया से काम चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इसका समीकरण लिख लो ना, क्योंकि देखो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिख देंगे वीआरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, करो वी स्क्वायर इंटीग्रल डीटी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीटी और रूट लगा दो, रूट लगा दो। तो वीआरएमएस का स्क्वायर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये वी स्क्वायर डीटी डिवाइडेड बाय, इधर हमने स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय इंटीग्रल डीटी, बस वी की वैल्यू निकाल लो। तो हमें ग्राफ दिया तो हम इक्वेशन भी तो लिख सकते हैं, इक्वेशन भी तो लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख लो भाई साहब, इक्वेशन सब कैसे लिखें, हमने कहा सरल रेखा है, सरल रेखा है, y बराबर यम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है 0 है, मूल बिंदु से गुजर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है, सी की वैल्यू कितनी है 0, और अगर हम इसकी प्रवणता m लिखना चाहें तो 10 बटे 10 टू दी पावर -10, सॉरी -1, समझ गए प्रवणता, लंब बटे आधार, लंब 10 है, आधार कितना 10 की पावर -1 है, तो प्रवणता कितनी है ओ नहीं मास्टर 100। तो देखो y की जगह क्या है मास्टर, मास्टर y की जगह क्या है, हमने कहा y की जगह क्या है v, प्रवणता कितनी है 100, x की जगह क्या है t प्लस c की जगह कितना है 0, तो v बराबर कितना आ गया 100t, v बराबर कितना आ गया बेटा 100t, v बराबर कितना आ गया बेटा 100t। ठीक है समझ गए ना। अब हमें ग्राफ दिया था तो हम इक्वेशन भी तो लिख सकते हैं ना, यस हमने लिख ली इक्वेशन, और एवरेज भी अगर ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका इक्वेशन लिखो, v मिल गया तो इस इक्वेशन से बेटा हम इस इक्वेशन की सहायता से हम आई एवरेज भी निकाल सकते थे सूत्र में रख के। फिलहाल वीआरएमएस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको ही कैलकुलेट करनी है, समय में लिमिट हम लगाएंगे 0 से 10 टू दी पावर -1, उसको 0.1 लिख लूं मैं, 0.1 सेकंड, या तो 10 टू दी पावर -1 बना रहे हैं तो फिर हम इसको बाद में 0.1 लिख लेंगे। ये 100t का स्क्वायर इनटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt लिमिट 0 से लेके 10 टू दी पावर -1, जो भी समय है आवर्तकाल है बाद में रख देना। तो इसमें से देखो 1000 बाहर आ गया, ये t स्क्वायर dt 0 से लिमिट 0.1 डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt कितना हो गया, t ही हो गया, लिमिट 0 से लेके 0.1 तक। ठीक है 10 टू दी पावर -1 का 0.1 लिख सकते हैं, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। यार इधर उधर की बातें मत करो यार तुम कमेंट में, है ना, ध्यान देना स्क्वायर चल रहा था, बाद में रूट भी लेना पड़ेगा, रूट भी लेना पड़ेगा। अब देखो, अब देखो बेटा ध्यान देना, अब बेटा क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास क्या होगा, है ना, कुछ ये आई एवरेज व आई एवरेज या वी एवरेज के लिए कुछ कुछ मतलब कछु, कुछ हमारे यहाँ कुछ बोलते हैं कछु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
कछु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई एवरेज या वी एवरेज के लिए कछु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शुरू करें? माई डियर फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, शुरू करें? चलिए। तो भाई जान देखो, हम आपसे कहें कि बताओ एक चक्कर में औसत धारा कितनी है? जीरो। एक चक्कर में औसत धारा कितनी है? जीरो। दो चक्कर में औसत धारा कितनी हो जाएगी? दो चक्कर में औसत धारा कितनी हो जाएगी? दो चक्कर में औसत धारा, सॉरी दो चक्कर नहीं, आई एम सो सॉरी, आधे चक्कर में औसत धारा कितनी? हमने कहा एक चक्कर में, तो जो हम आई एवरेज हमने निकाल के बताया था, आई एवरेज एक साइकिल में, एक चक्कर में, इसका मान तो होता है जीरो। हाँ मास्टर ठीक है, इसका मान जीरो होता है, लेकिन हम आधे चक्कर में पूछे तो एक चक्कर में तो जीरो, इसलिए मैंने आप साइन कॉस दोनों के लिए बताया, साइन के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है ना, जीरो। ठीक है, इतना जीरो। कॉस के लिए भी, कॉस के लिए इधर नेगेटिव हो जाता है, इधर नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो भी जीरो। लेकिन हम आपसे पूछें कि आधे चक्कर में बताओ, आधे चक्कर में जीरो होगा या कुछ और होगा? तो देखो सुनो, हम कहा आधे चक्कर की बात हो रही है ना, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि साइन की बात हो रही है कॉस की बात, क्योंकि देखो आधा चक्कर यहाँ से, आधा चक्कर यहाँ से, यहाँ भी आधा चक्कर हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी आधा चक्कर है। जब जैसे हम साइन की ही बात कर लेते हैं, साइन की ही बात कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ भी आधा चक्कर है, तो जैसे साइन की ही बात करें, अगर आपको साइन दिया हो है ना, आई के दो तरीके हो सके हैं। आपको जो आई दिया होगा वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया होगा, या ऐसा दिया हो सकता है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी दिया होगा। जी मास्टर। अब हम चलो साइन लेके चल रहे हैं, तो इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव। अब किसी ने कहा कि सर हम इस चक्कर की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, तो हमने कहा मान जो भी हो जीरो तो नहीं होगा, ये आधा चक्कर जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जीरो तो नहीं होगा, समझना, जीरो तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जीरो, दो पॉजिटिव चीजों का औसत जीरो नहीं हो सकता। कोई कहे नहीं हम तो इस आधे चक्कर की बात कर रहे हैं, हमने कहा इस आधे चक्कर की बात कर रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, जीरो हो जाएगा। कोई कहे हम इस आधे चक्कर की बात कर रहे हैं, इस आधे चक्कर की, तो हमने कहा यहाँ पर फुल मान जीरो नहीं होगा, इनफैक्ट नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो जब बात आती है आधे चक्कर की या एक चौथाई चक्कर की या तीन चौथाई चक्कर की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि चक्कर शुरू कहां से हो रहा है, कहां से कहां तक का चक्कर है। अब देखो अगर साइन का ही ग्राफ होता, साइन का ग्राफ होता और कोई कहता कि आधा चक्कर, कोई कहता आधा चक्कर, तो हमने कहा ठीक है भाई साहब आधा चक्कर है, मान पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन भाई हमने रट लिया कि आधे चक्कर में मान पॉजिटिव आता है, हमने रट लिया, कितना आता है गोली मारो, कितना आता है गोली मारो। हाँ, लेकिन हमसे पूछ लिया किसी ने कॉस के लिए, हमने रख लिया कि एक चक्कर में जीरो, एक चक्कर में जीरो, आधे चक्कर में पॉजिटिव, एक चक्कर में जीरो, आधे चक्कर में पॉजिटिव। हमने कहा ऐसा है क्या, हम आधे चक्कर की बात कर रहे हैं लेकिन हमारा फलन कॉस है। तो हमने कहा ओ माय गॉड कॉस है, तो कॉस में क्या होता है भाई साहब, हम क्या कॉस पहले में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है, पहले में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव, हम इसी आधे चक्कर की बात कर रहे हैं। तो हम कहा ओ माय गॉड एवरेज तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पर एवरेज कितना आ जाएगा जीरो, एवरेज कितना आ जाएगा जीरो, तो जितना यहाँ पॉजिटिव उतना यहाँ नेगेटिव, चक्कर आधा है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे केस बन जाएंगे, कितने रट लोगे कि कॉस के लिए जीरो, साइन के लिए पॉजिटिव, चक्कर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम रट नहीं पाएंगे, रट नहीं पाएंगे। तो हम तरीका सिखाता है, क्या करता तरीका, हमें मान भी तो बताना है, ठीक है, मान भी तो बताना, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जीरो होगा वो तो हम यहीं से देख लेंगे, यहीं से देख लेंगे। हमने कहा हम बात कर रहे हैं कॉस के लिए, हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कॉस के लिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हमने कहा चक्कर वाला है तो हम बता देंगे कितना है, जीरो है। ठीक है, चक्कर वाला बता देंगे जीरो। हमसे कहा चक्कर वाला हो तो हमने कहा मान पॉजिटिव आएगा, मान पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा हमने कहा ये नहीं पता, तो हम मान निकाल के बताते हैं आपको, मान निकाल के बताते हैं। ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, देखो भैया, हम किसी एक चौथाई चक्कर के लिए औसत मान निकाल लेते हैं, एक चौथाई चक्कर के लिए औसत मान निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस एक चौथाई चक्कर में औसत मान ए है, औसत मान का परिमाण ए है, तो औसत मान इस चक्कर का भी है, इसका भी, इसका भी, सिमेट्रिकल है भाई। अगर हमने एक चतुर्थांश के लिए औसत मान निकाल लिया, औसत मान का परिमाण वो आया है ए, औसत मान का परिमाण वो कितना आया है ए, ठीक है। तो किसी भी एक चक्कर के लिए ए है तो सभी के लिए ए ए ए ही होगा, इसमें कोई दिक्कत, अरे बोलो जीरो वन खेल जाओ, कोई दिक्कत हो तो जीरो लिखो, क्लियर हो तो वन लिखो। हमने एक चक्कर का औसत मान निकाला बेटा, एक का ए आया, तो बेटा साइन कॉस है ना वो हर एक चतुर्थांश में एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में, हम परिमाण की बात कर रहे हैं, क्लियर है ना बात। सभी चतुर्थांश एकदम सिमेट्रिकल होते हैं कि अगर हमने कहा किसी भी एक चतुर्थांश में या किसी भी एक चतुर्थांश में औसत मान का परिमाण ए है किसी भी एक में, तो किसी भी एक का मतलब ये भी हो सकता है, ये वाला चतुर्थांश भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने बात किया कि हम कॉस के लिए डील करना चाहते हैं, किसके लिए, कॉस के लिए। तो कॉस के लिए फटाफट जो अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन कन्वेंशन है वो लगा दो, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब किसी भी चक्कर में बात कर लो आप आंसर दे दोगे। बेटा सवाल में दिया होगा कि कौन सा चतुर्थांश है, किसी ने कहा कि साइन के लिए हमें मान चेक करना है, तो साइन के लिए क्या करोगे, बस साइन डिसाइड कर लो, साइन के लिए यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव। किसी ने कहा इस चक्कर में जीरो हो गया, कितना हो गया जीरो, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं एक चक्कर में औसत निकालने का, तो एक चौथाई चक्कर में औसत मान निकालने का, तो हम औसत मान निकालते हैं एक चौथाई चक्कर में, ठीक है। तो धारा का औसत मान, औसत मान एक चौथाई चक्र में, एक चौथाई चक्र में, एक चौथाई चक्र में, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो हम आई एवरेज का जो सूत्र बचपन से लिखते हैं वही लिखेंगे, दैट आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी, डिवाइड बाय इंटीग्रल डी टी। अब हम यहाँ चलते हैं, तो आई एवरेज इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से टी बाई फोर साइन, सॉरी टी बाई फोर, एक चौथाई चक्र है ना, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रल डी टी जीरो से टी बाई फोर, जीरो से टी बाई फोर। तो आई एवरेज इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आई नॉट, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बेटा, साइन का इंटीग्रेशन हमने पहले ही बताया माइनस कॉस हो जाता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी में से ओमेगा बटे में आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी, और लिमिट, ये लिमिट हो गया जीरो से पाई बाई टू ओमेगा, जीरो से पाई बाई टू ओमेगा। सर ये क्या बवाल है, हमने कहा देखो समय कितना टी बाई फोर कह रहे हैं, टी बाई फोर, टी क्या होता है टू पाई बाई ओमेगा, टू पाई बाई ओमेगा बटे फोर, बटे फोर। तो जो समय आया वो कितना आएगा, पाई बाई टू ओमेगा, है ना, टी बाई फोर का मान कितना हो गया, पाई बाई टू ओमेगा हो गया, पाई बाई टू ओमेगा हो गया। अब आई एवरेज का मान हम एक चौथाई चक्र के लिए निकाल रहे हैं, आई एवरेज का मान, ध्यान सुनिएगा, माइनस को इधर बुला लो, तो माइनस आई नॉट, इधर बटे में क्या है ओमेगा,
इधर लिमिट पुट करें तो पाई बाई मैं नहीं टू ओमेगा मैं नहीं टू ओमेगा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह पाई बाई टू ओमेगा माइनस कॉस ऑफ जीरो, माइनस कॉस ऑफ जीरो। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें बेटा, तो पहले तो इधर ओमेगा से ओमेगा चटका टू को ऊपर ले जाओ, तो माइनस का टू आई नॉट बाय पाई, टू आई नॉट बाय पाई। अब इधर ओमेगा से पाई बाई टू ओमेगा है ना, ये नीचे ही है ओमेगा, ऊपर मतलब कंफ्यूज मत होना, पाई बाई टू ओमेगा ऐसा। तो इस ओमेगा से इस ओमेगा को उड़ाओ, पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू कितना हो गया, जीरो हो गया, माइनस कॉस जीरो का वैल्यू माइनस, सॉरी कॉस जीरो का वैल्यू वन, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा, वन हुआ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया, प्लस टू आई नॉट बाय पाई। ओ माय गॉड, कितनी प्यारी चीज मिल गई है हमें, कितनी प्यारी चीज मिल गई, टू आई नॉट बाय पाई। तो जो आई एवरेज है एक चौथाई साइकिल में, एक चौथाई साइकिल में आई एवरेज का मान कितना, टू आई नॉट बाय पाई है। मजो आ गया, मजो ना, मजो आने वालो है, अभी नहीं आयो, मजो अभी रास्ते में है, मजो अभी कहाँ है, रास्ते में आने वालों है। तो भाई साहब हमें आई एवरेज का मान मिल गया है एक चतुर्थांश के लिए टू आई नॉट बाय पाई, इसको हमने कुछ ए मान लिया, ए माना, ए माना, ठीक है। अब सवाल ये है, सवाल ऐसा है बेटा, सवाल ये है कि आई बराबर कितना दिया है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और आ, पहले थ्री फोर्थ चक्कर में आई एवरेज आपको बताना है, आई एवरेज आपको बताना है। तो तरीका सुनना, पहले थ्री फोर्थ चक्कर में आई एवरेज, कितने चक्कर में, थ्री फोर्थ चक्कर में। तो देखो हम तो ये जानते हैं, तुम क्या जानते हो, हम कुछ नहीं जानते, हमें पगले, हमें बहुत हुआ। देखो हम ये जानते हैं कि आई एवरेज मान किसी भी एक चक्कर का निकाल लिया और उसको हमने क्या मान लिया है, ये मान लिया। अभी बात करना है किसके, कॉस की, तो कॉस में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। अब इन्होंने कहा पहला, देखो यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पर टी बराबर कितना हो गया, जीरो, यहाँ से शुरुआत होती है, तो पहला थ्री फोर्थ चक्कर, समझ रहे हो, पहला सवाल में क्लियर कट होगा कि तीन चौथाई चक्कर, तीन चौथाई चक्कर मतलब थ्री फोर्थ साइकिल। तो यहाँ से शुरू करें, एक चौथाई, दो चौथाई, तीन चौथाई, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तो एवरेज कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिएगा भाई, हम यहाँ पर आई एवरेज कैसे लिखेंगे, आई एवरेज ऊपर हम लिखेंगे कुल धारा, ऊपर हम क्या लिखेंगे, कुल धारा, कुल धारा बटे चतुर्थांश की संख्या। सर चतुर्थांश की संख्या क्यों, क्योंकि देखो बेटा हम जो धारा लिख रहे हैं, हमें ए का मान है वो एक चतुर्थांश के लिए पता है, किसके लिए पता है, चतुर्थांश के लिए। अब जैसे हम कहें ना, आपके तीन विषय, एक विषय में ए नंबर है, दूसरे विषय में माइनस ए है, तीसरे विषय में माइनस ए है, तो औसत बताओ, औसत बताओ, तो कैसे लिखोगे, ए प्लस माइनस का ए प्लस माइनस का ए बटे विषय की संख्या, विषय की संख्या, तो चतुर्थांश को क्या मान लो, विषय है हमारे, क्या है बेटा, विषय, सब्जेक्ट है, हमें एक चतुर्थांश का पता है, समझो इसका पता है प्रत्येक चतुर्थांश का, प्रत्येक चतुर्थांश का। तो हम क्या लिखेंगे, कुल धारा, सभी चतुर्थांश की कुल धारा, जिन चतुर्थांश की भी बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, सभी चतुर्थांश की कुल धारा बटे चतुर्थांश की संख्या। जैसे अपन सब्जेक्ट का औसत कैसे निकालते हैं, थैंक यू दीदी, सब्जेक्ट का औसत कैसे निकालते हैं कि सभी विषय में कुल मार्क्स बटे विषय की संख्या, औसत निकालने का वही तरीका है बचपन से। तो हम ऐसे लिख लो, सभी चतुर्थांश की कुल धारा, है ना, सवाल में के अनुसार, अनुसार सवाल को मारो, चलो नहीं मार सकते, और बढ़िया परिभाषा करते हैं, सवाल के अनुसार, अनुसार सभी, अभी एग्जांपल करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, एक बार समझ लो, सभी सवाल के अनुसार सभी चतुर्थांश, चतुर्थांश की कुल धारा, सभी चतुर्थांश की कुल धारा बटे चतुर्थांश की संख्या, है ना। जैसे कि याद कैसे रखोगे, अरे जब हम पढ़ते थे ना, तो हम अपना सभी विषय का औसत नंबर निकालते थे, औसत नंबर कैसे निकालते थे, तो हम कहते थे परीक्षा के अनुसार सभी चतुर्थांश की कुल धारा बटे चतुर्थांश की संख्या, या इतना चतुर्थांश की कुल धारा, ऐसे ही कर लो, चतुर्थांश की कुल धारा या चतुर्थांशों की कुल धारा, चतुर्थांशों की, चतुर्थांशों की कुल धारा बटे चतुर्थांशों की संख्या। कौन से चतुर्थांश लेने हैं भाई, वही वाले चतुर्थांश जिसकी चर्चा सवाल में की गई है, सवाल में की गई है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा यहाँ पर मान ए, यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर माइनस ए, तो कुल धारा ए प्लस माइनस ए बटे चतुर्थांश कितने थी, चतुर्थांश कितने थी, कैसे निकाल लेंगे, चलो बिल्कुल निकाल लेंगे। अब ए बेसिकली क्या है ना, हमने इसको ए मान लिया, तो हम लिख सकते हैं आई एवरेज इक्वल टू ए प्लस माइनस का ए, दत्तेरी की माइनस का ए प्लस माइनस का ए बटे चतुर्थांश कितने हैं, तीन, तो आई एवरेज इज इक्वल टू ये, इसको कच्चा चला गया माइनस ए बाय थ्री, तो आई एवरेज कितना आ गया माय डियर फ्रेंड, आई एवरेज आ गया भैया माइनस का ए का मान कितना माना है, टू आई नॉट बाय पाई, है ना, ये याद रखना, अपॉन थ्री। तो आई एवरेज कितना आ गया, आई एवरेज आ गया माइनस टू आई नॉट अपॉन थ्री पाई। ये रख तो सकते ही नहीं है, बस ये याद रख लेना कि एक चतुर्थांश में कितना होता है, ये याद रखना, एक चतुर्थांश का औसत, ये है बेटा एक क्वाड्रेंट का औसत। और मैं रटवा नहीं रहा हूं कि सर तो आप रटवा रहे हो, हमने निकाल के बताया है, लंपट निकाल के बताया कि इतना आता है ये चतुर्थांश में। अब ये चतुर्थांश में जितना आता सभी होता ही आएगा, सभी चतुर्थांश सिमेट्रिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना, साइन और कॉस के लिए, साइन कॉस के लिए एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा चलो सवाल, हमने कहा सवाल अपना ये है, सवाल अपना ये है बबुआ, सवाल ये है आई बराबर आई नॉट, हम आंसर नहीं बताएंगे इसका, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए, टी बाय 4 से टी समय में आई एवरेज। अब आप तीनों कितने चतुर्थांश हुए हैं, कितने चतुर्थांश हुए हैं, ठीक है, और किस चतुर्थांश में मान पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। चलो कोशिश करो, ये देखो अंश पगला कह रहा है सर
आलिया भट्ट क्या लगती हैं आपकी, हमें बताओ। बेटा आलिया भट्ट मेरी दूर की प्रधानमंत्री हैं। आलिया भट्ट ना मेरी दूर की प्रधानमंत्री हैं, पास के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं। पास के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। आलिया भट्ट दूर की प्रधानमंत्री हैं। देखो मच्छर मार जवाब नहीं देना है, पहले चतुर्थांश गिनो कितने हैं और कहां से शुरुआत हो रही है, कहां जा रहे हैं पगलेटों, ओ मेरे परम प्रिय प्यारे पगलेटों, चतुर्थांश गिन लो बच्चा। तुम गधे हो लेकिन सिद्ध क्यों करते रहते हो हर बार? आई नो, सिद्ध नहीं करना होता ना भाई, वो बने रहो लेकिन सिद्ध क्यों करते हो? सिद्ध कर देते हो। चलिए आओ मैं ट्राई करता हूँ। देखो ये अपना सिस्टम है, ठीक है, ये अपना फर्स्ट चतुर्थांश है, ये अपना सेकंड चतुर्थांश हो वैसे, ये अपना थर्ड चतुर्थांश हो गया और अपना फोर्थ चतुर्थांश हो गया, फोर्थ चतुर्थांश। तो टी बाई फोर से टी बाई जीरो से नहीं, टी बाई फोर से टी। तो देखो यहाँ पर समय टी बराबर कितना, जीरो होगा। यहाँ पर समय टी बराबर कितना होगा, टी बाई फोर होगा। यहाँ पर समय टी बराबर टी बाई टू होगा, टी बराबर टी बाई टू होगा। यहाँ पर समय टी बराबर थ्री टी बाई फोर होगा, थ्री टी बाई फोर हो गया। और यहीं पर जब हम लौट के आ जाएंगे तो ये चक्कर हो गया, समय टी बराबर टी हो गया। अब सवाल में कह रही है टी बाई फोर से टी, ओ माय गॉड यो चक्कर लगाना है, ओ माय गॉड यो चक्कर लगाना है। कहां से कहा था? टी बाई फोर से लेकर टी तक। हमने कहा ठीक है, यहाँ से आ जाना है। अब ये तो बड़ी कॉमन चीज है, हर बार बताने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने दिमाग में फिट है, ये हमारे अपने दिमाग में बेटा ये चीज फीड है पहले से ही। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जीरो से पाई बाई टू कहते थे, यहाँ पर पाई या थ्री पाई बाई टू, यहाँ टू पाई चक्कर। समय के पता में लिखा है तो जीरो से टी बाई फोर, मतलब एक चौथाई चक्कर, आधा चक्कर, तीन चौथाई चक्कर। अब चक्कर कहां से जाना है? टी बाई फोर से लेकर टी तक, मतलब यहाँ से घूम के जाना है। फलन कौन सा है? फलन कौन सा? फलन साइन को है। सर जी फलनवा किसका है? सर फलनवा साइन का है, साइन का। फलनवा किसका है? साइन का। हम कहेंगे ओ माय गॉड साइन का है ना, तो यहाँ प्लस ए, यहाँ पर भी प्लस ए, यहाँ पर माइनस ए और यहाँ पर माइनस ए। ओ तिली तिली। आओ अब हमको लिखना है आई एवरेज, तो सभी चतुर्थांश की कुल धारा, तो यहाँ से शुरू करेंगे प्लस ए, दूसरे में माइनस का ये, तीसरे में माइनस का ये, अपॉन कुल चतुर्थांश कितने हो वैसे तीन, कुल चतुर्थांश कितने हो वैसे तीन। भाई ये इसको खा गया, मतलब ऐड होने के बाद कितना, अच्छा पहले जितना ही आ गया, हमेशा उतना ही जरूरी नहीं है, इसके इसमें इत्तेफाक है कि पहले जितना आया था उतना ही आ गया, तो माइनस, ठीक है, ये 1/3 और ए का मान हमें पता है 2 आई नॉट पाई, इसको याद रखना, एक चतुर्थांश की औसत धारा, एक चतुर्थांश की औसत धारा। ओके थम्स अप मुझे भाई सभी बार पहले थम्स अप नहीं खेल पा रहे तुम, उठने हैं तुम्हें, डू यू वांट मार। अब देखो आई आरएमएस के लिए, आई आरएमएस के बाद चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। हमने कहा टी बराबर टी बाई टू से टी बराबर टी में आई एवरेज, आई एवरेज कुल बन देते। तो देखो हमें चतुर्थांश की समझ होनी चाहिए, सर होनी नहीं चाहिए, हमें है, आप तो आगे बढ़ो। सर हमें है, टाइम पास मत करो, आप टाइम पास बहुत करते हो छोटी छोटी चीजें समझा के। आपने हमें 11th क्लास के नादान बच्चे समझाया क्या? हमें सब समझ आया, हमने थैंक यू। जीरो टी बाई फोर, टी बाई टू आधा चक्कर, तीन चौथाई चक्कर, यहाँ वापस से टी आ गया। तो कहां से कहां जाना है? टी बाई टू से फोर, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, हमने कहा ठीक है ना, यहीं से यहाँ जाना है ना। और ये क्या है? कॉस है, कॉस है तो इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, ठीक है। हमसे सिर्फ इन दो चक्रों की बात हो रही है, इन दो चक्रों की बात हो रही है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा तुम्हारी बात ही नहीं हो रही है, टी बाई टू से टी की बात हो रही है, टी बाई टू से टी की बात हो रही है, यही बात हो रही है ना जनाब। तो आई एवरेज कितना आ गया? आई एवरेज कितना आ गया? यहाँ माइनस ए प्लस का, और चतुर्थांश कितने हैं? सिर्फ दो ही है ना, इसकी और इसकी बात हो रही है, इसकी तो बात ही नहीं है, इसको तो इंक्लूड ही नहीं किया, इसकी और इसकी बात हो रही है। कितना आ गया माय डियर फ्रेंड? जीरो। ये देखो लक्की यादव, लक्की यादव तुम क्या कर रहे हो, किस चीज का जवाब दे रहे हो? तुम दिन दहाड़ी पगला रहे हो बेवकूफ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो अब कुछ आई आर एम एस के लिए, आई आर एम एस के लिए स्पेशल स्पेशल केसेस। देखो कई बार केस बड़े सीधे होते हैं लेकिन आपको लगते हैं उल्टे हैं, कई बार केस कैसे हो गए? बिल्कुल सीधे हो गए, है ना। तो देखो आई आर एम एस का सूत्र आपको पता होना चाहिए, आई आर एम एस इज इक्वल टू शिखर मान बाई रूट, पीक वैल्यू ऐसे लिख लो, शिखर मान अपॉन लूटू, लूटू लूटू नहीं होता है, तोतले तोतले लूटू नहीं होता है, रूट टू होता है, लूटू। अब अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे हमने कहा आई इज इक्वल टू, आपको आई ऐसे दिया गया, पहला केस हम ले रहे हैं, आई इज इक्वल टू आपको दिया गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने कहा सर ये क्या पागलपंती है, इसके लिए तो आई आर एम एस का मान सीधा हो जाएगा आई नॉट बाई रूट टू, इसको क्या बता रहे हैं? चलो हमने ले लिया स्पेशल कैटेगरी में, मतलब इसको हमने कहा दूसरा केस ले लो, केस भी हमने कहा आई इज इक्वल टू कुछ भी ऐसा आई वन, आई वन कहते हैं आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू साइन ओमेगा टी। आपको हमने कहा इसका मान बताओ, इसका मान बताओ, है मैं तो इसका मान बताओ, शिखर मान बताओ, आप शिखर बता दो आरएमएस हम बता देंगे, आप शिखर मान बताओ आरएमएस हम बता देंगे। तो आप कहोगे मास्टर ये उल्लू बनाया गया है, आपको मास्टर ये आपको उल्लू बनाया गया है, ये वास्तव में क्या लिखा है? आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ओ माय गॉड सच में उल्लू बनाया था, इसमें तो इधर से भी साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, इधर दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, बाहर बचा। तो ये क्या हो गया? शिखर मान। बेटा धवन नहीं, ये क्या हो गया बेटा? शिखर मान हो गया। ये क्या हो गया? पीक वैल्यू। सर टाइम पे छोड़ देना, सर टाइम पे छोड़ देना, पूजा मत करना, ओके ये हो गया पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। तो इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन आपको दिया है तो ये हो गया आई आर एम एस इज इक्वल टू, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, पीक वैल्यू है डिवाइड बाय रूट, डिवाइड बाय रूट टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट टू, ऐसा हमने कहा ओके। अब इसके अलावा अन्य जैसे केस दिए हैं, अन्य केसेस के लिए, ठीक है, जैसे कुछ भी दिया हो अन्य केसेस के लिए, अन्य केस,
अन्य केसेस में हम बताएं कि कुछ इस तरीके का दिया हो, सी पार्ट ले रहे हैं, जैसे हमने कहा आई बराबर ऐसा दिया I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें से तो कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा, और उसका पीक वैल्यू आप जानते हो। या कभी ऐसा दिया हो आई इज इक्वल टू, इधर हमने लिख दिया आई नॉट प्लस आई साइन ओमेगा टी, कुछ भी ऐसा मान दिया हो। या ऐसे दिया है दैट आई इज इक्वल टू, छोटा आई लिख लो, छोटा आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। तो इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, वो याद रखना तो अपना समय बचेगा, क्योंकि ऐसे केस पूछे जाते हैं। क्या होगा, आई आर एम एस के लिए आप एक तरीका रखो, आई आर एम एस के लिए ऐसे अंडर द रूट, अंडर द रूट, दो कैंडल रही, पहली वाली, पहली वाली, हम करंट की बात कर रहे हैं, पहली वाली दूसरी वाली, पहली वाली की आरएमएस का वर्ग प्लस दूसरी वाली की आरएमएस का वर्ग, आरएमएस का वर्ग, खत्म बात। रूट के अंदर पहले वाली का आरएमएस लिख लो, उसका वर्ग करो, दूसरी वाली का आरएमएस लिख लो, उसकी वाली का वर्ग करो। ठीक है, अगर हम इसको लैंग्वेज में लिख दें तो आपको और अच्छा लगेगा कि आई आर एम एस तो अंडर द रूट है ना, थोड़े अच्छे से और बड़ी बड़ी अक्षरों में लिख रहा हूं मैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू अंदर द लूट, तोतले अंदर द लूट, आई आर एम एस पहले वाली करंट का इसका स्क्वायर प्लस आई आर एम एस दूसरी वाली इसके आर एम एस का स्क्वायर। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा करोगे कृपा यहीं से रुकी हुई प्राप्त हो जाएगी, कृपा यहीं से रुकी हुई थी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा सर, अगर तुम्हें हिम्मत होती ना तो एक आध एग्जाम्पल करवा देते। तुम फर्जी आदमी, तुम निराट निपुण फर्जी आदमी हो, तुम्हें कोई हिम्मत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है तुम्हें। ये 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 आ जाओ, इनको तो हमें ऐड करना पड़ेगा, हम ऐड करना तुमको सिखाएगा, है ना, ये किसी एंगल पर होते हैं, ऐसा के सामने नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे। चलो हम ऐसे ऐसे बता देते हैं भाई, बहुत जल्दी बता देते हैं, हमें 2.5 मिनट का समय दे दो मात्र। सर उस दिन 2.5 मिनट करके 15 मिनट कर दिए थे, वादा कर रहा हूँ तुमसे, और साधु आदमी, झूठा वादा नहीं करता, झूठा वादा नहीं करता हूँ, साधु आदमी हूँ। देखो जल्दी से 2.5 मिनट घड़ी में देख लो भाई, घड़ी में देख लो, देखो हमने कहा 6 साइन ओमेगा टी प्लस 8 कॉस ओमेगा टी, हमने कहा आई आर एम एस क्या आएगा, आई आर एम एस हो जाएगा पहली वाली की आर एम एस का वर्ग, तो पहली वाली की आर एम एस कितना हो गया 6/√2 इसका स्क्वायर, दूसरी वाली की आर एम एस का वर्ग हो गया आई बाई रूट टू। आर एम एस क्या होता है, यही होता है शिखर मान अपॉन √2, शिखर मान अपॉन √2, पहली वाली की आर एम एस स्क्वायर प्लस दूसरी वाली की आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जांपल होगा। हमने कहा आई इज इक्वल टू, हमें दिया 6 + 8 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो सर सूत्र लिखवाओ एक बार, सूत्र आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर द रूट पहली वाली के आर एम एस का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली के आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, तो आई आर एम एस क्या हो गया सर, हमने कहा 6/√2 स्क्वायर प्लस, हमने कहा नहीं रे पगले ऐसा नहीं होगा, देखो ये 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 6, तो अगर कोई संख्या नियत है, कोई संख्या नियत है तो उसकी औसत मान, आरएमएस मान, ताक्षणिक मान, सभी मान वही रहेगा। अब कोई संख्या 6 है तो 6 का औसत मान क्या होगा, 6 ही होगा ना, 6 का औसत, 6 का औसत 6 ही होगा, 6 का आरएमएस 6 ही होगा, वो बदल ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो इसमें गड़बड़ मत कर देना, है ना, बी केयरफुल, बी केयरफुल। यहाँ पर ये कांस्टेंट है भाईजान, ये क्या है कांस्टेंट, और ये है इसकी पीक वैल्यू, शिखर मान, पीक वैल्यू। तो हम कहेंगे पहली वाली का आरएमएस 6 ही होगा, 6 स्क्वायर, दूसरी वाली का आरएमएस 6/√2, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, नोट कि किसी नियत संख्या या राशि, नियत संख्या या राशि के लिए आई एवरेज बराबर आई आर एम एस बराबर आई कोई अन्य मान, सब बराबर होते हैं भैया, यहाँ पक्षपात नहीं होता है। कोई संख्या 9 है, 9, हमने कहा 9 का औसत, हमने कहा वो संख्या ही 9 है भाई, संख्या ही 9 है। हमने कहा कोई आरएमएस मान, हमने संख्या ही 9 है। अब जैसे मैं कहूँ, मेरी उम्र है 52 साल, मेरी उम्र है 52 ईयर्स मेरी उम्र है। अब मैं आपसे कहूँ कि मेरी औसत आयु बताओ, मेरी उम्र 52 साल है, मैं आपसे कहूँ मेरी औसत आयु बताओ, आप मास्टर पगला गया, मास्टर दिन दहाड़ी पगला गया, मास्टर दिन दहाड़ी पगला गया है। मास्टर को किसी ने ना नीम जला के उसका धुआं सुहा दिया है, मास्टर को कह रहा है इसकी उम्र 52 साल है, पूछ रहा है औसत उम्र बताओ, बेटा मतलब ही नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं ऐसा कहता कि मेरी उम्र 52 साल है और मेरी वाइफ की उम्र 56 साल है, तो हम दोनों की औसत आयु बताओ, हम दोनों की औसत आयु, तो आप कह सकते थे 56 + 52 डिवाइड बाय 2, 56 + 52 डिवाइड बाय 2, तो आप कह सकते हो। बट अकेली एक कांस्टेंट संख्या के सारे मान कैसे होते हैं बराबर। बस बेटा अब हम आपको और नहीं पकाएगा, बहुत पका लिया मैंने आपको, मैं ज्यादा पकाऊंगा तो भगवान हमको श्राप दे देगा। कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग टच में चल रहे हैं बताओ। कोई बात नहीं, चाचा जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। पगला कह रहा है कि सर डोला दिखा दो, मैं डोला देखना है, मैं झूलता झालता आदमी, हवाएं तोड़ जाऊं, कह रहा डोला दिखा दो।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, ये बहुत प्यारा अध्याय है बेटा, ये बहुत आसान, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है फिजिक्स का, वन ऑफ द इजीएस्ट, ठीक है। तो ये तो आरएमएस और एवरेज वैल्यू की ट्रिक और टेक्निक्स हो गई है ना, परिभाषा। देखो आपको सर आपने ट्रिक बताया, प्रूफ हमने कहा, देखो सूत्र है, जो भी धारा आपको दी जाए, सूत्र में मान रखो आंसर निकालो, सूत्र में मान रखो आंसर निकालो, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम इंटीग्रेशन से बचाने के लिए, देखो प्रूफ तो मैंने करवा ही दिया है पहले, अब इंटीग्रेशन से बचाने के लिए आपको और तरीके बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करके इंटीग्रेशन से बच सकते हो। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। देखो ये तुम दुष्ट हो बेटा, मैं झूलता झालता आदमी हूँ ऐसे करके, ऐसे है। लेकिन हमारे कॉलेज में जाना, कभी पूछना, अगर तुम बहुत समय, अभी कॉलेज गया था मैं, बहुत बच्चे मिले ना, तो कई हट्टे तगड़े लोग जो होते थे ना, उनको, अगर वो हमारे दुश्मन होते तो उनको पता चलता था कि प्रजा भाई यहाँ से निकल रहा है, वो दूसरे रास्ते से कट लेते थे, दूसरे रास्ते से निकल लेते थे वो। बात की भरोसा नहीं हो तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो रहा कॉलेज, हमारे सीनियर्स वहाँ पहुंचे हुए, पूछ लेना। लेकिन मैं साधु आदमी, झूलता झालता साधु आदमी। मन लगा के, दिल लगा के, मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।